नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आगरा किले के दूसरे वीडियो पर। दोस्तों मैं आगरा किले पर आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको आगरा किले की यात्रा कराऊंगा। आगरा किले के अंदर जो इमारतें पर्यटकों के लिए खुली हैं उनके बारे में आप डिटेल में जानेंगे। आप जानेंगे कि वे किन शासकों द्वारा बनाई गई व उनकी क्या वास्तुकला है और उनकी क्या खूबी रही थी। ये सब आप डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसा आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि हम आगरा किले की यात्रा आगरा किले के गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड के साथ करते हैं। दोस्तों मैं ही गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड हूं और मैं पिछले 15 सालों से आगरा में टूर गाइड का कार्य कर रहा हूं। मैं ही आपको आगरा किले की यात्रा कराऊंगा और जो आगरा किले के अंदर इमारतें हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आगरा किले की कुछ खास बातों को बताना चाहूँगा। जैसे आगरा किला सुबह सूर्य उदय के समय खुलता है और शाम को सूर्य अस्त के समय बंद होता है। दवाइयाँ और पानी के अलावा अन्य सभी खाने पीने की वस्तुएं प्रतिबंधित हैं। किले में सभी तरह के कैमरे व सभी तरह के मोबाइल अलाउड हैं और इनका कोई शुल्क नहीं लगता है, जबकि वीडियो कैमरे का शुल्क 25 रुपये प्रति वीडियो कैमरा रहता है। अगस्त 2021 तक किले का टिकट प्राइस इस प्रकार है, जिसे आगे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगता है। अब मैं आपको आगरा किले के इतिहास के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशंस देना चाहूँगा। यदि आप आगरा किले के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप आगरा किले के इतिहास वाला वीडियो देख सकते हैं। मौजूदा किले का निर्माण तीसरे मुगल शासक अकबर ने करवाया था। इस किले का निर्माण सन 1565 में शुरू हुआ था और सन 1573 में इस किले का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। परंतु किले की भव्यता देखकर यकीन नहीं होता कि इस किले को मात्र 8 सालों में बनाया गया होगा। दरअसल जिस जगह पर आगरा किला बना हुआ है ठीक इसी जगह पर पहले हिंदू राजा बादल सिंह का किला हुआ करता था, जिसे बादलगढ़ किले के नाम से जाना जाता था। अकबर की ताजपोशी भी उसी किले में हुई थी, परंतु समय के साथ साथ अकबर को ऐसा लगने लगा कि बादलगढ़ का किला उतना भव्य, सुंदर और सुरक्षित नहीं था जैसा अकबर अपने लिए चाहते थे। इसलिए अकबर ने बादलगढ़ किले को ही एक नया रूप देने का फैसला किया, जिसमें कई इमारतों को नए सिरे से बनवाया गया और कई इमारतों का केवल नवीनीकरण यानी उन्हें केवल मॉडिफाई करवाया गया। इसलिए इस किले को बनवाने में मात्र 8 सालों का समय लगा था। सुरक्षा की दृष्टि से किले के चारों ओर 2 दीवारों और 2 पानी की खाइयों का घेरा बनाया गया था, जिसमें 2 दीवारों के बीच में जंगली जानवरों को रखा जाता था और 2 पानी की खाइयों में मगरमच्छों को रखा जाता था और पानी की खाइयों के ऊपर लकड़ी के तख्तों का पुल हुआ करता था। जब भी कोई इस किले पर आक्रमण करता था तो उस लकड़ी के तख्तों के पुल को हटा लिया जाता था और आक्रमणकारी पानी की खाइयों में गिर जाते थे, जहां मगरमच्छ उन्हें अपना शिकार बना लेते थे। कुछ आक्रमणकारी सीढ़ियां लगाकर पानी की खाइयों को पार कर जाते थे, तब उनका सामना जंगली जानवरों वाली खाई से होता था। किले में प्रवेश करने के लिए 2 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजे का प्रयोग भारतीय सेना करती है। उस दरवाजे का नाम दिल्ली गेट है और जिस दरवाजे का प्रयोग पर्यटक किले के अंदर जाने के लिए करते हैं, इस दरवाजे का नाम अमर सिंह गेट है। अमर सिंह गेट के सामने यह एक छोटा लकड़ी के तख्तों का पुल बना हुआ है, जो यह दर्शाने के लिए बनाया गया है कि ऐसा ही पुल दोनों पानी की खाइयों के ऊपर हुआ करता था। आगरा किले के पहले गेट को पार करने के बाद यह सामने दूसरा गेट नजर आता है, जो लाल बलुआ पत्थर का बना है और काफी सुंदर है। इसका नाम अमर सिंह गेट है। इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था, परंतु इस गेट का नामकरण शाहजहां के शासनकाल में किया गया था। दरअसल शाहजहां के दरबार में एक मंत्री थे जिनका नाम था अमर सिंह राठौर। वे अपनी बहादुरी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उनके साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है जो मैंने आगरा किले के इतिहास वाले वीडियो में डिटेल में बताया है।
उन्हीं की बहादुरी को देखते हुए शाहजहां ने इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा था। तब से इस गेट का नाम अमर सिंह गेट ही पड़ा हुआ है। किले की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इस रास्ते पर 3 भव्य और मजबूत गेट बनाए गए थे और उनके ऊपर बहुत मजबूत दरवाजे लगाए गए थे और रास्ते को जिग जैग शेप में बनाया गया है, जिससे यदि आक्रमणकारी इस किले के अंदर दाखिल हो जाएं तो वे आगे तेजी से ना जा सकें और जिग जैग रास्ते की वजह से आक्रमणकारियों की गति धीमी हो जाती थी और मुगल सैनिक उन पर आसानी से आक्रमण कर दिया करते थे। अमर सिंह गेट से आगे आने पर यह एक और सुंदर दरवाजा नजर आता है जिसे दर्शनी गेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका नाम दर्शनी गेट इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि इस दरवाजे पर ऊपर एक बालकनी है जहां पर अकबर प्रतिदिन सुबह जनता दर्शन के लिए आते थे और दर्शनी गेट के सामने एक छोटा सा गार्डन है जहां पर अकबर के मंत्रीगण अथवा अकबर के चहेते लोग जमा होते थे। अकबर को देखने के बाद वे निश्चित हो जाते थे कि अकबर रात को बीमार नहीं पड़े हैं अथवा उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। परंतु जब अकबर बीमार पड़ जाते थे तो अकबर की जगह पर इस बालकनी पर कोई एक शाही व्यक्ति आता था और अकबर के मंत्रीगण और अकबर के चहेते लोगों को वह बताता था कि आज अकबर जनता दर्शन के लिए नहीं आएंगे, उनको यह बीमारी हो गई है। ऐसा समाचार पाने के बाद मंत्रीगण अथवा चहेते लोग वापस जाते थे और जनता में यह मैसेज देते थे कि आज अकबर की तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा समाचार मिलने के बाद अकबर के चहेते लोग, मंत्रीगण और जनता अकबर की सलामती के लिए दुआ करती। दर्शनी गेट को पार करने के बाद जब हम अंदर आते हैं तो ये चढ़ाईनुमा रास्ता सामने नजर आता है। ये चढ़ाईनुमा रास्ता इसलिए बनाया गया था कि जब इस किले पर कोई आक्रमण करता था और सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पार करने के बाद जब वे यहाँ पहुँचते थे तो यहाँ आसानी से ऊपर ना चढ़ सकें। जब वे लोग यहाँ तक पहुँच जाते थे तो यहाँ अभी रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है तो दीवारों पर नालियाँ नहीं बनी है, परंतु जहाँ जब रिपेयरिंग का कार्य नहीं चल रहा था तो यहाँ दीवारों पर नालियाँ बनी थी। इसका प्रमाण आप ऊपर देख सकते हैं, वहाँ अभी भी सैंडस्टोन की नालियाँ बनी हुई हैं। तो पहले मुगल काल में इन नालियों से गर्म तेल छोड़ा जाता था, जिससे जो किले पर आक्रमण करते थे आक्रमणकारी वे उस तेल की वजह से जल जाते थे, गर्म तेल की वजह से, और बाद में वे फिसल भी जाते थे। जब वे फिसल जाते थे तो उन्हें मारने के लिए मुगल काल में रेड सैंडस्टोन के, लाल बलुआ पत्थर के रोलर्स हुआ करते थे और उन्हें वहाँ से ऊपर से छोड़ा जाता था, जिससे वे लोगों के ऊपर से जाते थे और वे लोग मर जाते थे। परंतु जब मुगल काल में शाही लोग अपने हाथी और घोड़ों पर इस चढ़ाईनुमा रास्ते पर जाते थे तो उनके हाथी और घोड़े ना फिसल सकें, इसीलिए यहाँ रास्ते पर ये बलुआ पत्थर जो लगाया गया है, इसमें हम देख सकते हैं खांचे बनाई गई है। ये इसलिए बनाया गया कि जब हाथी और घोड़े इनके ऊपर जाएं तो उनके पंजे इसमें फंस जाते थे और वे फिसलते नहीं थे। चढ़ाईनुमा रास्ते से ऊपर आने पर यहाँ से रास्ता 2 भागों में बट जाता है। एक रास्ता इस दरवाजे के अंदर से है, दूसरा यहाँ लेफ्ट साइड में लाल बलुआ पत्थर की खूबसूरत इमारत है जिसका नाम जहांगीरी महल है। सीधा रास्ता जहांगीरी महल वाला है। यदि आप जहांगीरी महल की साइड से जाते हैं तो आप पूरा किला घूमते हुए इस दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, परंतु यदि आप इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो सामने दीवाने आम है। दीवाने आम में एक रास्ता 1 वे है, यानी आप दीवाने आम से आगे उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। जबकि आप जहांगीरी महल से जाएंगे तो उस रास्ते का प्रयोग करते हुए आप दीवाने आम में आ सकते हैं। वह रास्ता 1 वे क्यों है यह मैं आपको इस यात्रा के दौरान बताऊंगा और वह कारण भी बताऊंगा कि इसे 1 वे क्यों बनाया गया है। अब हम जहांगीरी महल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो हम जहांगीरी महल के साइड में एक पैलेस है जो टूटा हुआ पड़ा है। इसका नाम अकबरी महल है। सबसे पहले हम अकबरी महल के बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जहांगीरी महल की लेफ्ट साइड में यह एक खंडरनुमा पैलेस है। इसे अकबरी महल के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में यह अकबर का ही महल हुआ करता था, परंतु बाद में जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई तो इस किले पर कई आक्रमण हुए। उनमें से किसी एक आक्रमण के दौरान आक्रमणकारियों ने यह सोचा कि संभवतः अकबर ने अपने समय पर कीमती सामान जैसे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि इस महल की दीवारों में छुपाकर रखा होगा। ऐसा सोचकर उन आक्रमणकारियों ने इस महल को तोड़ दिया, परंतु उन्हें दीवारों में कुछ नहीं मिला और इसके बाद जो किले की जो अन्य महल हैं इसीलिए उनको नहीं तोड़ा गया।
क्योंकि यह मानकर कि जब अकबर ने इसमें कुछ नहीं छुपाया है तो संभवतः अकबर ने अन्य पैलेस की दीवारों पर भी कुछ नहीं छिपाया होगा। इस महल में देखने लायक अभी ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, केवल 2 चीज़ें हैं। यहाँ एक स्टेप वेल जिसे हम बावली बोलते हैं, और दूसरा मुग़ल काल में प्रयोग किए गए टॉयलेट्स। जब भी लोग मुग़ल समय की या पुराने समय की ऐतिहासिक स्मारकों को घूमने जाते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि वे टॉयलेट कहाँ प्रयोग करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो में, इस पार्ट में मैं आपको वो टॉयलेट सिखाऊंगा जो मुग़ल काल में प्रयोग किए जाते थे। अकबरी महल के एक भाग में 2 स्टेप वाटर वेल्स बने हुए हैं, जिसमें यह पहला स्टेप वाटर वेल है और दूसरा स्टेप वाटर वेल पास में ही है। यह दूसरा स्टेप वाटर वेल है और पास में ही दोनों स्टेप वाटर वेल में जाने का रास्ता बना हुआ है, जो अभी पर्यटकों के लिए बंद है। इन स्टेप वाटर वेल्स में कई मंजिलें बनी हुई हैं और हर मंजिल पर कई कमरे बने हुए हैं। इन कमरों का निर्माण इसलिए किया गया था कि जब मुग़ल काल में गर्मी बहुत तेज हो जाती थी तो उस समय पंखे, कूलर और एसी नहीं हुआ करते थे, तो उस समय शाही लोग इन कुओं में बने कमरों में आराम किया करते थे। पानी व मिट्टी की नमी की वजह से कमरे ठंडे रहते थे। दोस्तों आप जब भी किसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं तो हमेशा एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि पुराने टाइम पर लोग टॉयलेट कहाँ पर प्रयोग करते थे, और ये प्रश्न कई बार पर्यटकों ने मुझसे भी पूछा है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मुग़ल काल में किस तरह के टॉयलेट्स होते थे। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, इस तरह के टॉयलेट्स होते थे जो आप संरचना यहाँ देख सकते हैं। ठीक इसके नीचे एक बड़ी नाली बनी हुई है जो किले के बाहर खुलती थी और फ्लश करके और सारा मल बाहर निकाल दिया जाता था। अब हम वापस जहांगीरी महल की ओर आते हैं। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर के समय पर किया गया था। अकबर के समय पर यह शाही महिलाओं का महल होता था, परंतु बाद में जहांगीर द्वारा इस पैलेस का प्रयोग लंबे समय तक किया गया, इसलिए इस पैलेस का नाम जहांगीरी महल पड़ा। अकबर के समय पर बनाई गई लाल बलुआ पत्थरों की इमारतों में से अब यही इमारत शेष बची है, जो लगभग वैसी ही कंडीशन में है जैसी अकबर के समय पर हुआ करती थी। जहांगीरी महल के सामने यह ग्रेनाइट पत्थर से एक ही पीस का बना हुआ एक बाथ टब रखा हुआ है, जिसे जहांगीरी बाथ टब के नाम से जाना जाता है। पहले यह बाथ टब यहाँ नहीं हुआ करता था, यह पहले अकबरी महल में हुआ करता था। परंतु जैसे मैंने बताया कि आगरा किले पर कई आक्रमण हुए, उनमें से किसी एक आक्रमण के दौरान अकबरी महल को तोड़ दिया गया। इसके बाद जब यह किला पुरातत्व विभाग के अधीन आया तो पुरातत्व विभाग ने इस बाथ टब को अकबरी महल से लाकर यहाँ स्थापित कर दिया गया। कहा जाता है इस बाथ टब को जहांगीर के मामा, जो जयपुर रियासत के राजा थे, उनका नाम था राजा मान सिंह, उन्होंने इसे जहांगीर के जन्म के समय जवाहरातों से भरकर तोहफे के रूप में अकबर को दिया था। इस बाथ टब के बाहर 3 सीढ़ियां हुआ करती थी, परंतु समय के साथ साथ इसमें से एक सीढ़ी टूट गई है जो बाहर से अंदर जाने के लिए बनाई गई थी। ऐसी ही 3 सीढ़ियां इस बाथ टब के अंदर हैं जो अंदर से बाहर आने के लिए बनाई गई थी। अब हम जहांगीरी महल के अंदर चलते हैं। जहांगीरी महल के रास्ते को जिग जैग शेप में बनाया गया था, जिससे आक्रमण के समय आक्रमणकारी तेजी से अंदर ना जा सके। रास्ते में मुगल सैनिकों को नियुक्त किया जाता था। किले के जिस हिस्से में शाही लोग रहते थे वहाँ सैनिक ना तो पुरुष होते थे ना महिलाएं, वे किन्नर हुआ करते थे। यह जहांगीरी महल के अंदर का भाग है जो बहुत सुंदर है और जहांगीरी महल की दीवारों और खंभों पर बहुत सुंदर नक्काशी का कार्य किया गया है। जहांगीरी महल 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पश्चिमी साइड की इमारत मंदिर हुआ करती थी, जिसमें अकबर के समय पर अकबर की हिंदू पत्नी जोधाबाई और जहांगीर के समय पर जहांगीर की हिंदू पत्नी अपने आराध्यों की पूजा किया करती थी। उत्तरी साइड की इमारत भोजन कक्ष यानी डाइनिंग हॉल हुआ करती थी, जहां शाही लोग
अपने परिवार के साथ भोजन किया करते थे। पूर्वी साइड की इमारत पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लाइब्रेरी वाले सेक्शन में 5 कमरे बने हुए हैं जो संभवतः 5 धर्मों की किताबों के लिए बनाए गए थे। और दक्षिणी साइड की इमारत बेडरूम हुआ करती थी जिसमें अकबर के समय पर अकबर की शाही महिलाएं और जहांगीर के समय पर जहांगीर की शाही महिलाएं आराम किया करती थीं। किले के अंदर जितने भी पैलेसेस हैं, यदि आप नोटिस करोगे तो आप पाओगे कि उनमें दरवाजे प्रयोग नहीं किए गए हैं, क्योंकि मुग़ल काल में रहने की जगह पर दरवाजे की बजाय पर्दों का प्रयोग किया जाता था। दरवाज़ों का प्रयोग सुरक्षा की जगह पर किया जाता था। जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता होती थी वहां पर मजबूत दरवाजे लगाए जाते थे, जैसा इस किले के प्रवेश द्वारों पर लगाए गए हैं। जहांगीरी महल के कोर्टयार्ड में जब भी कोई शाही आयोजन आयोजित किया जाता था तो उस समय शाही महिलाएं बालकनियों में बैठा करती थीं जो कवर्ड हैं, और जो छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं इनमें हरम की महिलाएं खड़ी हुआ करती थीं और अंदर पर्दे लगे हुआ करते थे, जिससे शाही महिलाएं व हरम की महिलाएं आयोजन को आसानी से देख सकें, परंतु आयोजन में आए पुरुष उन्हें ना देख पाएं। जहांगीरी महल से लाइब्रेरी के रास्ते आगे बढ़ने पर आपको यह एक जैसी दिखने वाली 2 इमारतें नजर आएंगी, जिनमें से एक समर पैलेस थी और एक विंटर पैलेस थी। जो इमारत विंटर पैलेस थी इसके अंदर चिमनी हुआ करती थी जिसमें आग जलाई जाती थी और उस आग से यह इमारत सर्दियों में गर्म रहती थी। और जो इमारत समर पैलेस है वह 2 दीवारों की बनी हुई है। समर पैलेस को ठंडा रखने के लिए 2 दीवारों के बीच में पानी भरा जाता था, जिससे यह इमारत गर्मियों में ठंडी रहती थी। और जब दीवारों में पानी को बदलना होता था तो पानी को नाली के जरिए निकाला जाता था जो इस गड्ढे में गिरता था। और इस गड्ढे में एक और नाली है जो किले के बाहर मगरमच्छ वाली खाई में खुलती थी और पानी मगरमच्छ वाली खाई में चला जाता था। यह समर पैलेस के अंदर का भाग है। यह इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, परंतु इसकी दीवारों और छतों पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है जो इसे गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करता था। यह लेप चूना, मुल्तानी मिट्टी और सीप के प्लास्टर से बनाया गया है। समर पैलेस की दीवारों पर जो पेंटिंग नुमा डिज़ाइंस नज़र आ रही हैं, ये पेंटिंग्स नहीं हुआ करती थी। ये सभी डिज़ाइन सोने व चांदी की बनी हुआ करती थी और इनमें हीरे व अन्य नगीनों को जैसे रूबी, सफ़ायर, एमरल्ड आदि को सोने व चांदी की डिज़ाइंस में जड़ा गया था। परंतु बाद में ईरानी शासक नादिर शाह ने आगरा किले पर आक्रमण किया तो वह इन्हें किले की दीवारों से निकाल कर ले गया। यहाँ से आगे बढ़ने पर जितनी भी इमारतें मिलेंगी वे लगभग सभी सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई हैं, जिन्हें शाहजहाँ के शासनकाल में लाल बलुआ पत्थर से बदलकर सफ़ेद संगमरमर में बनवा दिया गया था। जिसमें यह पालकी नुमा डिज़ाइन की दिखने वाली 2 इमारतें जो शाहजहाँ की 2 बेटियों के महल थे, जिसमें बड़ी बेटी का नाम जहान आरा और छोटी बेटी का नाम रोशन आरा था। जिसमें यह पहले वाला पालकी नुमा महल रोशन आरा का महल था। दोनों बेटियों के पालकी नुमा महलों के बीच में यह सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई सुंदर इमारत है जिसका नाम खास महल है। यह शाहजहाँ का बेडरूम हुआ करता था और खास महल के सामने एक छोटा पानी का टैंक बना हुआ है जो मुग़ल काल का स्विमिंग पूल हुआ करता था। इस स्विमिंग पूल में शाही महिलाएं व हरम की महिलाएं स्नान किया करती थीं। इस स्विमिंग पूल के साइड में चारों ओर बैठने की जगहें बनी हुई हैं और बैठने वाली जगहों के साइड में फव्वारे लगे हुए हैं जिनमें गुलाब जल मिक्स किया हुआ पानी आता था। यह खास महल के अंदर का भाग है। छत पर व दीवारों पर देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसे पेंटिंगों से सजाया गया होगा, परंतु ये पेंटिंग्स नहीं थी।
ये सभी डिज़ाइंस सोने से बनी हुआ करती थी और इन्हें छत व दीवारों पर चिपकाया गया था और सोने की डिज़ाइंस में कीमती नगीनों जैसे डायमंड्स, एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर आदि को सोने की परतों के अंदर जड़ा गया था। परंतु बाद में सन 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने इस किले पर आक्रमण किया। जब वह इस इमारत पर पहुंचा तो सोना और कीमती नगीनों को पाने के लिए उसने इस इमारत में भूसा भरकर आग लगा दी, जिससे सोना और कीमती पत्थर गिर गए और उन्हें समेटकर वह अपने साथ ईरान ले गया। यदि आप सुबह के समय आगरा किला घूमने आएंगे तो आप पाएंगे कि खास महल के कुछ पत्थरों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी पत्थरों से आर पार निकल जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि मानो इन पत्थरों के पीछे बल्ब जल रहे हों। खास महल के ठीक सामने यह 2 मंजिला इमारत है जो हरम की महिलाओं का निवास स्थल होता था। कहा जाता है कि अकबर के हरम में 500 से अधिक महिलाएं हुआ करती थीं। हरम परिसर के बीच में 4 छोटे छोटे बाग बने हुए हैं जिन्हें अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। दरअसल अकबर का बेटा जिसका नाम जहांगीर था उसे मदिरा पान का शौक था। जहांगीर ने बहुत बेहतरीन किस्म के अंगूर की बेलों को यहाँ लगवाया था जिससे उसके लिए शराब बनाई जाती थी। प्रतीक के रूप में अभी भी कुछ अंगूर की बेलें यहाँ लगी हुई हैं। ये अंगूर की बेलें मुगल काल से नहीं हैं, इन्हें प्रतीक के रूप में बाद में लगाया गया है। अंगूरी बाग के सामने एक कॉर्नर पर आगरा किले का शीश महल स्थित है। शीश महल की दीवारों और छतों पर असंख्य छोटे छोटे शीशों को लगाया गया है। शीश महल के अंदर यदि एक कैंडल या एक लैंप को जलाया जाए तो सारे शीशे ऐसे जगमगाते हैं, लगता है जैसे कि मानो हम तारों के बीच में खड़े हों। शीश महल का निर्माण शाहजहां ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल के बाथरूम के रूप में करवाया था। शीश महल आम पर्यटकों के लिए बंद रहता है क्योंकि पहले जब शीश महल पर्यटकों के लिए खुला रहता था तो पर्यटक शीश महल की दीवारों से शीशों को निकाल लिया करते थे, इसलिए शीश महल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अंगूरी बाग के ठीक सामने और शीश महल के पास दीवारों पर जालियां बनी हुई हैं। इन जालियों के पीछे एक बहुत बड़ा तहखाना है। ये वही जगह है जहां पर औरंगजेब ने जब धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया था तो औरंगजेब ने इन जालियों के पीछे जो तहखाना है वहाँ पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर रखा था। इस तहखाने का एंट्री गेट यहाँ सामने स्थित है। शीश महल से ऊपर की ओर आने पर सामने शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहानारा का पैलेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डिज़ाइन और वास्तुकला के हिसाब से रोशनारा और जहानारा के पैलेस एक जैसे दिखते हैं। जहानारा के पैलेस के बाद अगली इमारत यह टावर है जिसका नाम मुसम्मन बुर्ज है। मुसम्मन बुर्ज वही जगह है जहां पर औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर रखा था और इसी बुर्ज से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे और अपनी सबसे प्यारी पत्नी मुमताज को याद किया करते थे। जब शाहजहां इस टावर में एक कैदी की तरह रहे थे तब उनकी देखभाल उनकी सबसे बड़ी बेटी जहानारा ने की थी। शाहजहां की मृत्यु इसी टावर में हुई थी और शाहजहां के मृत शरीर को नदी के रास्ते बोट से ले जाकर ताजमहल में दफना दिया गया था और एक अमिट प्रेम कहानी का अंत हो गया था। मुसम्मन बुर्ज की दीवारों और खम्भों पर पेंटिंग जैसी दिखने वाली डिज़ाइंस नज़र आती हैं, परंतु ये पेंटिंग्स नहीं हैं, यह ईरानी वास्तुकला है। ईरानी भाषा में इस वास्तुकला को पच्चेकारी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में हम इस कला को इनले आर्ट के नाम से जानते हैं। इस वास्तुकला में एक पत्थर को काटकर उसमें उसी साइज़ के दूसरे कीमती पत्थर लगाए जाते हैं। यहाँ से आगे की इमारतों को देखने के लिए
मुसम्मन बुर्ज के सामने सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस रास्ते से जाना होगा। जब हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें राइट साइड में एक लोहे का दरवाज़ा मिलता है। कहा जाता है इस दरवाजे के पीछे एक सीक्रेट रास्ता है जो किले के बाहर कई दिशाओं में खुलता है। मुगल काल में जब मुगलों के ऊपर आक्रमण होते थे और मुगलों को ऐसा लगता था जैसे वे आक्रमणकारियों से घिर गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए यदि उन्हें भागना पड़े तो वे इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे जो सीक्रेट रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता ताजमहल में खुलता है। सीढ़ियों से ऊपर आने पर सामने यहाँ एक छोटी मस्जिद है जिसका नाम मीना मस्जिद है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। जब औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था तब शाहजहां मुसम्मन बुर्ज से इस मस्जिद तक नमाज पढ़ने के लिए आते थे। शाहजहां को इस मस्जिद से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि यह मस्जिद बहुत छोटी है जिसमें पर्यटकों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए इस मस्जिद को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ से आगे बढ़ने पर यह सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत इमारत है जिसका नाम दीवाने खास है। यहाँ पर बादशाह अपने मंत्रियों के साथ सीक्रेट मीटिंग्स आयोजित करते थे। दीवाने खास के ठीक सामने 2 सीटें बनी हुई हैं जिनमें से यह एक सीट काले मार्बल की है जो बादशाह की सीट हुआ करती थी। जब भी बादशाह को कोई गुप्त मीटिंग बाहर आयोजित करनी होती थी तो वे इस सीट पर बैठा करते थे और इसके ठीक सामने एक सफ़ेद संगमरमर की सीट है। यह पहले राजकुमार की सीट हुआ करती थी। बादशाह की गैर मौजूदगी में जब राजकुमार को कोई गुप्त मीटिंग बाहर आयोजित करनी होती थी तो वे इस सीट पर बैठा करते थे। जो काले मार्बल की सीट है वह 2 टुकड़ों में टूटी हुई है। दरअसल जब मुगल सल्तनत कमज़ोर हो गई तो इस किले पर कई आक्रमण हुए। उनमें से किसी एक आक्रमण के दौरान एक तोप का गोला इस सीट पर गिरा और वह इस सीट से उछलकर सामने दीवाने खास की दीवार में धंस गया। ऐसा कहा जाता है कि वह तोप का गोला अभी भी दीवार के अंदर धंसा हुआ है। दीवाने खास के ठीक सामने यह 2 मंजिला इमारत बनी हुई है जिसका नाम मच्छी भवन अथवा फिश पैलेस है। मच्छी भवन के बीच में जहां हरी घास लगी हुई है, कहा जाता है मुगल काल में यहाँ पर एक पानी का टैंक हुआ करता था जिसमें मछलियों को पाला जाता था। फ्री टाइम में शाही लोग मनोरंजन के लिए मछलियों को पकड़ा करते थे। मच्छी भवन के एक साइड में लाल बलुआ पत्थर की बालकनी बनी हुई है जहाँ पर पहले बादशाह बैठा करते थे और लाल बलुआ पत्थर की बालकनी के ठीक सामने एक सफ़ेद संगमरमर की बालकनी बनी हुई है जहाँ पर पहले महारानी बैठा करती थी। उस समय एक तय समय होता था। उस तय समय में बादशाह अथवा महारानी में से जो सबसे अधिक मछलियां पकड़ लेता था उसे विजेता घोषित किया जाता था। मच्छी भवन के एक कॉर्नर पर एक सफ़ेद संगमरमर की बेहद खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद का नाम नगीना मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण मुस्लिम महिलाओं के लिए करवाया था। शाही महिलाओं और हरम की महिलाओं में जो महिलाएं मुस्लिम हुआ करती थीं वे नमाज के लिए इस मस्जिद में आया करती थीं। यह मस्जिद छोटी है परंतु बहुत सुंदर है। नगीना मस्जिद के सामने यह गैलरी नुमा रास्ता है। यह रास्ता दीवाने आम के लिए जाता है। यह वही 1 वे रास्ता है। यहाँ से हम दीवाने आम के लिए तो जा सकते हैं परंतु हम वापस दीवाने आम से नगीना मस्जिद की ओर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यह रास्ता काफ़ी नैरो है और बाहर दीवाने आम में एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा रहता है जो पर्यटकों को दीवाने आम से ऊपर आने से रोकता है। यह दीवाने आम है यानी जनता दरबार, जहां आम लोग अपनी समस्याओं व शिकायतों को लेकर बादशाह के सामने आया करते थे और मुगल शासक आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों का उचित समाधान किया करते थे।
इस दीवाने आम का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ऊपर बैठा करते थे और शाहजहां के सामने नीचे उनके प्रधानमंत्री इस सफ़ेद संगमरमर की बेंच पर बैठा करते थे और वे आम लोगों को उनके नंबर के अनुसार बुलाया करते थे। दीवाने आम से राइट साइड में देखने पर एक इमारत नज़र आती है जो सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। इसका नाम मोती मस्जिद है, जहां शाही लोग, मंत्रीगण व सैनिक, इनमें जो भी मुस्लिम हुआ करते थे, वे नमाज करने के लिए इस मस्जिद में जाते थे। परंतु अब यह मस्जिद पर्यटकों के लिए बंद है। यह भारत की सबसे सुंदर प्राचीन मस्जिद है। दीवाने आम के सामने यह एक कब्र स्थित है जो अंग्रेज गवर्नर जॉन रसल कॉल्विन की कब्र है। इस अंग्रेज गवर्नर की मृत्यु 1857 की क्रांति के दौरान किले के अंदर हो गई थी। किले के बाहर हजारों स्वतंत्रता सेनानी मौजूद थे, इसलिए इस गवर्नर के मृत शरीर को कब्रिस्तान ले जाने के बजाय तत्काल किले के अंदर ही दफना दिया गया था। यहाँ से आगे किले का भाग पर्यटकों के लिए बंद है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया है कि किले का मात्र 30% भाग ही पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। बाकी का 70% भाग भारतीय सेना के अधीन है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं आगरा किले के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूँ अगली जगह पर एक और नई वीडियो पर, एक और नई जगह पर। तब तक के लिए धन्यवाद।